नमस्कार। अनुसूची के अंतर्गत हमने पिछली बार बात करी थी कि किन किन प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए, और आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अनुसूची में कौन कौन से प्रश्न हैं वो सम्मिलित न किए जाएं, और साथ ही अनुसूची में सूचनाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस प्रकार से संचालित किया जाए। तो अनुसूची में जो बहिष्कार करने योग्य प्रश्न हैं उनके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। अनुसूची में बहिष्कार करने योग्य प्रश्न, जिन जिन प्रश्नों को अनुसूची के अंदर स्थान नहीं दिया जाना चाहिए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रश्नों की जो प्रकृति है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, उनको हम देख चुके हैं कि वो किस किस प्रकार के प्रश्नों को प्रकृति दिखाई देती है। तो उसके अनुरूप अनुसूची के अंदर ही प्रश्नों को सम्मिलित करने के लिए बात की गई है। तो इसी के अंदर आइए हम चलते हैं कि अनुसूची में किन प्रश्नों को शामिल किया जाए और किन प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाए। शामिल किए जाने वाले प्रश्नों पर हमने पिछले लेसन में बात की थी। आज हम बात करेंगे नहीं शामिल किए जाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत कि अनुसूची में बहिष्कार करने योग्य प्रश्न कौन कौन से हैं, उनको हम बात करेंगे। सबसे पहले जटिल और लंबे प्रश्न। कई प्रश्न हैं वो जटिल होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो उन प्रश्नों को, लंबे होते हैं जिनको कि उत्तर देना आसान नहीं होता है, ऐसे प्रश्न हम अनुसूची में शामिल नहीं करने चाहिए। किस प्रकार से? जैसे कि कौन से कारक अध्यारोपणीय उन्मुख स्तरीकरण पर आधारित समाज में सामाजिक गतिशीलता को रोकते हैं। ये प्रश्न कुछ कठिन शब्दों वाले जटिल प्रकार के हैं जिन्हें आसानी से समझना संभव नहीं है साधारण व्यक्ति के लिए। इसके स्थान पर यदि हम इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि जाति आधारित समाजों में सामाजिक परिस्थिति परिवर्तन को क्या रोकता है, अर्थात सामाजिक परिस्थिति परिवर्तन में जाति बाधा डालती है, तो ये प्रश्न हम इसके स्थान पर आयोजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जटिल और लंबे प्रश्न हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गोपनीय प्रश्न। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गोपनीय प्रश्न से तात्पर्य है कि जब हम उसके जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, जैसे हम पूछते हैं कि क्या आपके परिवार में कोई पियक्कड़ है, तो ये पियक्कड़ शब्द और ये गोपनीय जो उसका जीवन है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें सूचनादाता को उत्तर देने में असहजता महसूस होती है। तो इस प्रकार का गोपनीय प्रश्न है वो यदि पूछना भी चाहिए तो बहुत ही तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उस प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्य क्या अल्कोहल का सेवन करते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा ये इसका अप्रत्यक्ष तरीका है प्रश्न पूछने का, तो हम उसके अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। जो शब्द हैं वो समझने योग्य शब्द हैं, वो ही इसमें होने चाहिए। संदेहास्पद या बहुअर्थक प्रश्न, जिसके कि अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे संदेहास्पद प्रश्न हैं वो नहीं किए जाने चाहिए। अस्पष्ट और अनेकार्थी होते हैं, जैसे राजनीतिक अभिजात वर्ग, संयुक्त परिवार, सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण। राजनीतिक अभिजात वर्ग
के संबंध में कोई हम प्रश्न करना चाहते हैं तो हमें इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर ये इस प्रकार के शब्द प्रयोग में लाने चाहिए जैसे उच्च राजनीतिक नेता जो निर्णय लेते हैं, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, सचिव आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो आसानी से इसे समझ सकते हैं, बजाय इसके कि राजनीतिक अभिजात वर्ग जो शब्द है वो प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार के जो संदेहास्पद या बहुअर्थक प्रश्न जिनके कि अन्य अर्थ निकलते हैं वो प्रश्न हमें नहीं करने चाहिए। असमंजस उत्पन्न करने वाले प्रश्न कई बार अनुसंधानकर्ता के द्वारा ऐसे शब्द प्रश्नों में यूज कर लिए जाते हैं जो कि असमंजस उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे प्रश्न हैं वो उसमें शामिल नहीं करने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार के स्थान पर संयुक्त परिवार का अर्थ सूचनादाता कई बार दो गृहस्थी, पुत्र आदि से संबंधित संयुक्त परिवार मान लेता है। तो ऐसे संयुक्त परिवार शब्द का प्रयोग हमें प्रश्न के अंदर नहीं करके हमें ये इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके कौन कौन से सदस्य हैं जो एक छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई में खाना खाते हैं और एक ही प्रकार की सत्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार का इसमें प्रश्नों का उसमें असमंजस उत्पन्न नहीं होगा सूचनादाता को उत्तर देने के लिए। निर्देशित करने वाले प्रश्न, हमने जैसे बात की थी कि जो निर्देशक प्रश्न है कि आधुनिक जो परिवार है उसमें शिक्षित महिलाओं के द्वारा अपने सास ससुर की अधिक सेवा नहीं की जाती है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न निर्देशक प्रश्न होते हैं जो कि किसी एक विशेष उसकी ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। इसी प्रकार से हम पूछते हैं कि 1999 के संसदीय चुनाव में भाजपा को कम स्थान मिलना अंतर्कलह का नतीजा था, क्या आप सहमत हैं? तो ये एक तरह का निर्देशात्मक प्रश्न है जो कि उसको निश्चित उत्तर की ओर निर्देशित करता है। स्वीकृत आदर्श मूल्यों के विरुद्ध प्रश्न, जो स्वीकृत आदर्श मूल्य हैं उसके विरुद्ध उत्पन्न जो प्रश्न है वो उसका उत्तर ना के अंदर ही सूचनादाता से प्राप्त होता है। जिसे हम सूचनादाता से पूछते हैं कि क्या आप रिश्वत लेने के पक्ष में हैं, तो ये स्वीकृत आदर्श मूल्यों के विरुद्ध प्रश्न है, वो उसमें उसका सूचनादाता उत्तर ना में देगा। या अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रश्न कई बार सूचनादाता से की बजाय हमें अवलोकन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं सूचनादाता से करने का कोई लाभ नहीं होता है, तो हम ऐसे प्रश्नों को सूचनादाता से ना करें। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों में सूचनादाता से वे ही प्रश्न करें जो कि सूचनादाता उनका आसानी से जवाब दे सके। अब हम बात करते हैं अनुसूची के अंदर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले सूचनादाता का चुनाव करना होता है हमें, संगणना पद्धति जिसमें सभी सूचनादाता चुने जाते हैं सूचना देने के लिए, या निदर्शन विधि काम ली जा सकती है, अर्थात इसमें रैंडम पद्धति की सहायता से कुछ सूचनादाताओं को चुना जा सकता है जो विषय से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले अनुसूची में सूचना प्राप्त करने के लिए सूचनादाता का चयन किया जाता है। इसके बाद में अनुसूची का अंदर सूचनाएं प्राप्त करने पूरे क्षेत्र पर लागू करने से पहले छोटे से क्षेत्र पे अनुसूची का पूर्व परीक्षण किया जाता है। इसे अनुसूची का पूर्व परीक्षण कहते हैं, जिसकी सहायता से हमें ये पता लग जाता है कि किन उत्तरों को, किन प्रश्नों के जवाब हैं वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं, किन प्रश्नों को ठीक करना है, संशोधन करके इसमें अनुसूची में परिवर्तन
किया जा सकता है। तो दूसरे स्तर पे अनुसूची का हम पूर्व परीक्षण करते हैं। तीसरे स्तर पे हम कार्यकर्ताओं का चुनाव करते हैं जिनकी सहायता से सूचनाएं प्राप्त करनी हो। कार्यकर्ता किस प्रकार के होने चाहिए? अनुभवी, जिन्होंने पहले कभी सूचना प्राप्त की हो, कुशल अर्थात जिन्होंने सूचना प्राप्त करने में कार्य कुशलता जिनकी अच्छी हो, निष्पक्ष, किसी प्रकार का पक्षपात न करें, चतुर, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाएं, ईमानदार, धैर्यशील और स्थानीय परिस्थितियों से परिचित अर्थात स्थानीय जो लोकल परिस्थितियां हैं सामने धैर्यशील होना इसलिए ज़रूरी है कि सूचनादाता के सामने उपस्थित होना होता है। कई प्रकार की परिस्थितियों में धैर्य रखना पड़ता है और स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने का लाभ ये प्राप्त होता है कि वो सूचनाओं का सत्यापन या आसानी से उन्हें सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो सकती है। इसके बाद में हम सूचनाओं का संकलन करते हैं जिसमें सबसे पहले सूचनादाता से संपर्क स्थापित किया जाता है। विनयपूर्वक सबसे पहले प्रभावपूर्ण भाषा में सूचनादाता का अभिवादन करते हुए संपर्क स्थापित किया जाता है और सूचनादाता को सूचना देने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। दूसरे स्तर पे इसमें साक्षात्कार आयोजित किया जाता है जो कि रोचक ढंग से आयोजित किया जाता है जिससे कि अधिक रुचिपूर्ण और सजीव तरीके से सूचनादाता की पसंद और नापसंद के बारे में कुछ बातें करने के बाद, हल्का फुल्का हंसी मजाक करने के बाद उससे विषय से संबंधित प्रश्न है उससे पूछे जाते हैं ताकि वो पूरी तरह से मित्रवत ढंग से उनका सूचनाएं हैं वो प्रदान कर सके। तीसरे स्तर पर विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता को ये विश्वास दिलाया जाता है सूचनादाता को कि उसके द्वारा दी गई जो सूचनाएं पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, उन्हें किसी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जो आपकी अनुमति है केवल वे ही सूचनाएं सार्वजनिक की जाएगी जिससे कि सूचनाएं प्रमाणिक और विश्वसनीय प्राप्त होती है। इसके बाद में स्तर पर हम अनुसूचियों की जांच करते हैं कि जब अनुसूचियां हमारे पास में भर कर के आ जाती है तो अनुसूचियों की हम लोग जांच करते हैं। उसमें गलत स्थानों पर जो सूचनाएं अंकित होती है उसको कई बार सही स्थान, गलत स्थानों पर सूचनाएं अंकित हो जाती है तो उसको सही स्थान पर हमारा अंकित करने का काम होता है। दूसरा, इसमें अस्पष्ट और अस्वच्छ भरी सूचनाओं को पुनः कार्यकर्ताओं के पास में भिजवा दिया जाता है और संशोधन करवा करके उसको मंगवा लिया जाता है। अगले स्तर पे हम अनुसूचियों का संपादन करते हैं। संपादन के 3 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले अनुसूचियों का वर्गीकरण, जिसमें हम क्षेत्र से प्राप्त अनुसूचियों को शीर्षकों के आधार पर विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में विभाजित करके संबंधित पर्चियां लगा देते हैं। उसके बाद के स्तर में अनुसूची का संकेतन किया जाता है। कार्यकर्ता और क्षेत्र के आधार पर कोड नंबर दे दिए जाते हैं। कोड नंबर से अनुसूची की पहचान ऊपर से की जा सकती है, ये किस क्षेत्र और कार्यकर्ता से संबंधित है। और अंतिम स्तर के ऊपर इसमें अनुसूचियों में प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत कर दिया जाता है, रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी जाती है। इस प्रकार से हमारा सूचना प्राप्त करने का जो कार्य है अनुसूची में वो पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।